नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं सी शार्प के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर की बेसिक डेफिनेशन क्या है। So a constructor in C Sharp is a special method of a class that is automatically called when you create an object. Its main purpose is to initialize the object, that is give initial values to variables or perform setup work. आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि आप किसी कॉलेज में जब इनरोल करते हैं तो पहले एक सेटअप प्रोसेस होता है ना, आपको कुछ वो चीज़ें असाइन करते हैं, आपको कोई रोल नंबर असाइन करेंगे, आपको कोर्स असाइन करेंगे, नेम वगैरह ये सब। तो वो जो इनिशियल का सेटअप प्रोसेस होता है ना, वो सारी चीज़ों को सेटअप करना जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आप क्या हो, स्टूडेंट की जैसे एक ऑब्जेक्ट हो जो कि उस कॉलेज में इनरोल कर रहे हो। तो आपका जो स्टार्टिंग का सेटअप प्रोसेस है ना, उसको करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जब कोई स्टूडेंट कॉलेज को ज्वाइन करता है, उसे ये सारी वैल्यूज हम असाइन करते हैं। तो ये जो सेटअप प्रोसेस है ना, इस चीज़ों को असाइन करना, ये क्या होती है? कंस्ट्रक्टर के थ्रू पॉसिबल होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। सेव नेम एज क्लास। अब जो कंस्ट्रक्टर रहते हैं ना, उनका जो नेम रहता है, जैसे कि आपने कोई क्लास बनाई है स्टूडेंट, तो जब कंस्ट्रक्टर बनाओगे ना, उसका नाम भी क्या रहेगा? स्टूडेंट। तो कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो क्लास के नेम से सेम होता है, हम कंस्ट्रक्टर का नाम कुछ और नहीं लिख सकते हैं। नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। मतलब कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर बस चीज़ों को इनिशियलाइज करते हैं। हम बस मैन्युअल सेटअप प्रोसेस के लिए जो चीज़ों को इनिशियलाइज करना रहता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कंस्ट्रक्टर का। तो उसके लिए हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे ना किसी क्लास का, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, उसको कुछ चीज़ें असाइन करनी पड़ती है, उसका कुछ सेटअप करना पड़ता है। तो वो सेटअप प्रोसेस कौन हैंडल करता है? कंस्ट्रक्टर। तो इसी कारण से जब भी ऑब्जेक्ट बनता है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। क्लास, क्लास नेम, पब्लिक, क्लास नेम। अब ये जो हम लिख रहे हैं ना पब्लिक क्लास नेम, ये क्या रहता है? कंस्ट्रक्टर। और इसका जो नाम रहेगा वो क्लास के नाम से सेम रहेगा। और फिर इनिशियलाइजेशन कोड, मतलब कि हम उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको विजुअल स्टूडियो की तरफ ले चलती हूँ और वहाँ पर आपको इन डिटेल बताती हूँ कि कंस्ट्रक्टर को हम कैसे लिखते हैं और कंस्ट्रक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट। उसके अंदर मैंने स्टूडेंट के कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिफाइन करी है कि स्टूडेंट का क्या होना चाहिए? नाम, एज और वो कौन से कॉलेज में इनरोल हो रहा है वो। तो ये सब क्या डिफाइन कर दिया मैंने? स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज। अब देखिए सबसे पहले जो हमारा कंस्ट्रक्टर का टाइप है वो क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसके अंदर हम कुछ भी पैरामीटर्स या फिर कुछ भी इनपुट पास नहीं करते। तो जैसे कि आपने कभी कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे कोई स्टूडेंट इनरोल हो गया कॉलेज में, बट अब तक आपको उसका नाम या फिर उसका जो रोल नंबर है वो याद नहीं है, पता नहीं है। तो जो बाय डिफॉल्ट उसको कुछ वैल्यूज असाइन होनी चाहिए ना, तो वो किसके थ्रू होती है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू। मतलब अगर हम खुद से कोई वैल्यू नहीं असाइन कर रहे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यूज है ना, वो बाय डिफॉल्ट उसको असाइन हो जाएगी। और मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कंस्ट्रक्टर कॉल, जिसके थ्रू आपको पता लग जाए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको ना इसे रन करके बताती हूँ। पर उससे पहले हमें किसी भी क्लास को यूज़ करने के लिए उसे प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजिंग कंसोल एंड डॉट ऐप डेटा। अब ये ऐप डेटा के अंदर हमारी कौन सी क्लास है? स्टूडेंट क्लास। तो अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब इस सिंटैक्स के थ्रू मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। देखिए अभी मैंने बस एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने इसके अंदर कुछ भी नाम, एज, कॉलेज कुछ भी अभी इसको प्रोवाइड नहीं करा है। तो अब देखिए जब मैं इसको रन करूंगी ना, तो फिर ये क्या मुझे प्रिंट करके देगा? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। देखिए अब ये हमें क्यों प्रिंट होके मिला? क्योंकि जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, इसलिए हमें ये लाइन प्रिंट होके मिली। अब देखिए अभी हमने नेम यहाँ पर डाल रखा है अननोन, और यहाँ पर स्टूडेंट को हमने कुछ भी नेम प्रोवाइड नहीं करा है। तो अब अगर मैं इसका नेम प्रिंट करूंगी ना, तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? अननोन।
क्योंकि अगर मैंने इसको कुछ प्रोवाइड नहीं करा तो इसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पर ये अननोन प्रिंट होके मिल गया है। अब अगर मैं इसको कुछ वैल्यू असाइन कर दूँ ना, तो फिर मुझे ये प्रिंट होके नहीं मिलेगा अननोन। अब देखिए, अगर मैंने इसको कोई वैल्यू दे दी, student1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू जॉन, तब देखिए अब मुझे अननोन की जगह क्या प्रिंट होके मिलेगा, जॉन। तो इसके थ्रू हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो चलिए मैं अब आपको दूसरे कंस्ट्रक्टर की तरफ ले चलती हूँ, जो कि है कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स। मतलब कि वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स को पास करते हैं। तब देखिए, पैरामीटर पास करने के लिए भी दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक होता है कि जिसमें हम एक ही पैरामीटर पास करें, या फिर कुछ मल्टीपल पैरामीटर्स पास कर दे। तो देखिए, अभी ये जो है कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर मैंने क्या डाली है, स्ट्रिंग एन, और मैं उसको किसके बराबर कर रही हूँ, नेम। मतलब कि मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बस नेम पास कर रही हूँ। और जबकि जो मेरा दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं मल्टीपल पैरामीटर डाल रही हूँ, तो उसके अंदर मैं क्या भेज रही हूँ, नाम भी भेज रही हूँ और एज भी भेज रही हूँ। तो आप इसे रियल लाइफ में ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे कोई स्टूडेंट आया कॉलेज में, इनिशियली बस उसने अपना नेम का प्रूफ दिया है, तो अभी बस उसका नेम असाइन हुआ है। एक दूसरा स्टूडेंट आया है, उसके पास उसका आधार कार्ड है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उसका अभी क्या हो गया, नेम भी वेरीफाई हो गया, एज भी वेरीफाई हो गई है। तो उसको दो चीज़ें अभी से सेटअप में मिल गई है। तो ये होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो चलिए मैं अब आपको इसे ना रन करके बताती हूँ, तो आपको इसे और अच्छे से क्लियर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं एक दूसरा स्टूडेंट बनाती हूँ। स्टूडेंट स्टूडेंट 2। अब देखिए, अब मैंने क्या करा है कि इसको बनाते टाइम मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसके अंदर नाम। अब जब मैं इसके अंदर नाम भेज रही हूँ ना, कुछ स्ट्रिंग भेज रही हूँ ना, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये वाला जिसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रिंग को। तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट में इसको क्या असाइन कर देगा, एलिस नाम असाइन कर देगा। अब इसी तरह से मैं एक और बनाती हूँ स्टूडेंट, और इसके अंदर मैं इसको नाम और एज असाइन कर देती हूँ। तो इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर विथ मल्टीपल पैरामीटर्स, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जिसके अंदर हम इसे दो दो चीज़ें इनिशियलाइज करके असाइन कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको इसे रन कर कर प्रिंट करके बताती हूँ। तो अब देखिए, जिस कंस्ट्रक्टर में हमने बस नेम पास करा था, तो उसने हमें बस नेम प्रिंट करके दिया। जिसके अंदर हमने नेम और एज पास करी थी, तो उसने हमें बॉब और एज दोनों प्रिंट करके दे दिया। तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला कंस्ट्रक्टर का टाइप, जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं कि हम एक स्टूडेंट है ना, उसी की मतलब एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है, उसी की वैल्यूज दूसरे स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देते हैं। अब आप ऐसा समझ लीजिए रियल लाइफ में कि दो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने आए हैं, उनकी डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हम कुछ कुछ जो उनकी डिटेल्स है ना, वो दूसरे स्टूडेंट्स में कॉपी कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि एक ऑब्जेक्ट की जो भी डिटेल्स है वो दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लें। तो इसको मैं आपको कोड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि अभी मैंने एक नया बनाती हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट 4। अब देखिए, मैंने एक नया स्टूडेंट बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या कर दी, स्टूडेंट 2 पास कर दिया, मतलब मैंने स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट पास करा है। तब जो वो भी स्टूडेंट 2 की डिटेल्स होगी ना, वो किस में पास हो जाएगी, स्टूडेंट 4 में। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि मैंने स्टूडेंट 2 का नाम क्या दिया था, एलिस, तब स्टूडेंट 4 का भी नाम क्या हो जाएगा, एलिस। क्यों, क्योंकि उसने क्या करी है, स्टूडेंट 2 की डिटेल्स अपने अंदर कॉपी कर ली है। तब मैं आपको इसे प्रिंट करके बताती हूँ। तो देखिए, इसने अब जो भी स्टूडेंट 2 का नाम था वो हमें स्टूडेंट 4 के लिए प्रिंट करके दिया है, क्योंकि उसकी वैल्यूज कॉपी हो गई थी स्टूडेंट 4 में, किसके थ्रू, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब हम चलते हैं हमारे अगले कंस्ट्रक्टर के ऊपर, जो कि है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अब जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसका हम क्यों यूज़ करते हैं, कि जैसे कि हमारे पास कुछ स्टैटिक वैल्यू होती है, स्टैटिक मतलब कि जो सबके लिए सेम रहती है। अब जैसे कि
बहुत सारे स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनका जो कॉलेज का नाम है वो तो सेम ही रहेगा ना सारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो वो क्या हो गई, ये कॉलेज क्या है, एक स्टैटिक वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं कि जो स्टैटिक वाला जो कंस्ट्रक्टर रहता है ना, उसके अंदर हम स्टैटिक वैल्यूज को कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं। जैसे कि अभी हमने कॉलेज का नाम डाल दिया इधर डिफॉल्ट में XYZ कॉलेज। अब जो भी स्टूडेंट रहेंगे, हमने उनके लिए कुछ भी कॉलेज का नाम डिफाइन नहीं करा है, तो उनके लिए बाय डिफॉल्ट कॉलेज में क्या आ जाएगा, XYZ कॉलेज। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है ना, उसको हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम क्लास का यूज़ करते हैं ना पहली बार, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मैं ना आपको इसको प्रोग्राम के थ्रू बताती हूँ। अभी हम ये सब हटा देते हैं। अभी बस मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, student1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब देखिए अभी बस ये ऑब्जेक्ट बना है, मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करी ना कुछ करा है। पर अगर जब मैं इसे रन करूँगी ना, तो मुझे क्या आ रहा है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, कॉल कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर तो हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, ये भी हो रहा है कॉल, पर उससे पहले हमारा कौन सा कॉल हो रहा था, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल। हमारा आउटपुट देखिए, पहले हमारे को प्रिंट होके मिला है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है ना, वो तो तब कॉल होते जब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है। पर जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर रहते हैं ना, हम जैसे ही पहली बार क्लास का यूज़ करते हैं वो उसी टाइम कॉल हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम ये न्यू स्टूडेंट ये लिख रहे हैं, जब हम ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं ना, तब हमारा कौन सा कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पर जैसे ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब जो हमारी क्लास का नाम है, वैसे ही सबसे पहले क्या इन्वोक हो गया, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यूज़ है ना, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है, उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम उन्हें सीधे क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ सीधे क्लास के नाम से। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू, student1 के थ्रू नहीं इसको कॉल कर रही हूँ कॉलेज को, मैं सीधे किसके, क्लास के नाम के थ्रू कॉल कर रही हूँ। तो देखिए ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, XYZ कॉलेज। तो देखिए इसने मुझे यहाँ पर XYZ कॉलेज प्रिंट करके दे दिया। तो इससे हमने क्या समझा कि जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर रहता है वो इन्वोक हो जाता है जैसे ही हम क्लास को यूज़ करना शुरू कर दें। ऑब्जेक्ट के इन्वोक होने से पहले भी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। और हम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हमारी स्टैटिक वैल्यूज रहती है, जो सबके लिए कॉमन रहती है, उन चीज़ों को उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज देते हैं। और उन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज को हम सीधे क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हैं, हमें उसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर से मोस्टली बिगनर से इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्टर क्या है, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए, जो कि क्लास का नाम है वो कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा। ये क्या होते हैं, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इन C#। अब ये ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, इससे आप क्या समझ रहे हैं, मैं आपको ना इसे कोड के थ्रू एक बार बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने कितने सारे कंस्ट्रक्टर बनाए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड, मल्टीपल पैरामीटर। आपने इन चीज़ों में एक चीज़ नोटिस करी होगी कॉमन, कि देखिए सबका नाम सेम ही है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हम क्लास का नाम ही लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है, अगर हम बहुत सारी चीज़ों को एक ही सेम नेम प्रोवाइड करें विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो उन चीज़ों को क्या बोल देते हैं, ओवरलोडिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्टर का नाम सब जगह सेम है, पर किसी के अंदर हम कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे, किसी के अंदर हम एक ही इनपुट दे रहे हैं, किसी के अंदर दो इनपुट दे रहे हैं, किसी के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स, इसके अंदर हम डिफरेंट इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, पर सबका नाम तो सेम ही है, स्टूडेंट। तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है, ओवरलोडिंग। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर इन C#। यस, तो हम कंस्ट्रक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ओवरलोड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज क्या होता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या है और ये क्यों यूज होता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने कवर करा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।